ओके, तो सभी रेडी हो जाइए। आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस का। और सभी को ये मंडे को सबसे प्रिपेयर करके लेके आना है, कॉपी में कंप्लीट करके लाना है, याद भी करके लाना है। तो इसमें से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को पहले फॉलो करना है, आपको देखना है और उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई भी करना होगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं और देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कुछ कंसेप्ट है, जनरल इंफॉर्मेशन दी है, उसको आपको पहले कंप्लीट करना है और उसके बाद आगे के बारे में देखेंगे। पहले पूरे जो ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, तो इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 39। तो जब भी अपने बोर्ड के एग्जाम में देखेंगे ना, तो सबसे पहले इसको फोकस जरूर करना है कि टोटल 39 जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा ना, उतने क्वेश्चंस होने चाहिए, पूरे चेक करना है। और जैसे कि लिखा हुआ है इसमें डिवाइडेड इनटू द 5 सेक्शन, ये 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी डी ई। तो आपके पांचों सेक्शंस होने चाहिए उस बुक में। और सेक्शन ए, सबसे पहले सेक्शन ए आता है जिसमें आपके 1 से लेके 20 क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये, और सभी के सभी 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। और जो सेक्शन बी आएगा आपके पास, उसमें 21 से लेके 26 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो। और आंसर जब लिखेंगे ना, तो इस पर ध्यान रखना है, ये वर्ड्स पे 30 to 40 वर्ड। अगर आपने ये वर्डिंग पे कमी कर दी है, कम लिखा, तो मार्क्स कम हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है इन सब चीज़ों पे। और ऐसे ही सेक्शन सी जो है आपके पास, ये 27 और से लेके 33 क्वेश्चन होंगे और ये ईच कैरीज 3 मार्क्स। तो इसमें कितना होगा? 3 नंबर मिलेंगे आपको। और इसमें कम से कम आपको 50 to 80 वर्ड्स लिखना होगा। ये कंपलसरी सिचुएशन है, इतना लिखना ही लिखना है। सेक्शन डी आएगा, उसमें 34 से लेके 36 क्वेश्चन होंगे और ये 5 मार्क का क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के। और इसका रेंज जो है ना आपके पास है ना, 80 से लेके 120 वर्ड्स तक लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। और इसी तरीके से सेक्शन ई में आएंगे जिसमें 37 और 39 होगा और ये 3 सोर्स बेस्ड हैं असेसमेंट, और ये कैरी करते हैं 4 मार्क्स विद ईच सब पार्ट। तो उनके पार्ट्स भी होंगे उसके, जैसे 1 2 3 करके लिखे जाते हैं इस तरीके से। देर इज नो ओवरऑल चॉइस, यानी आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि पूरे सेक्शन को आप स्किप कर दो या फिर नहीं करना है, यानी सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, इन पे फोकस करना, जो आपके पास सबसे स्टार्टिंग में पेपर्स पे सबसे पहले लिखे रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को। और ये ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको आपको पॉज करना है, दोबारा से रिपीट करना है, उसको वापस देखना है और फिर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये ध्यान रखिए, ये सैम्पल पेपर आपको कंप्लीट करना है, मंडे को सभी को लेके आना है क्लास में, कॉपी में, वो भी फेयर कॉपी में। ओके, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन है, इसमें 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे कि एज यूजुअल मैंने बताया था पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन पे जरा फोकस करना ध्यान से, क्या बोला था? मीन ऑब्जर्वेशन, यानी इसके जो मीन ऑब्जर्वेशन आता है, परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट कौन सा किया गया है? बर्निंग किया गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है इन एयर, एयर के प्रेजेंस में, तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या दिया? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ड्रिजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक व्हाइट कलर की फ्लेम रिलीज करता है। दूसरा, अ व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, एक व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज, या मैग्नीशियम की रिबन वेपराइज कर जाती है। या लास्ट वन है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द व्हाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी इसका जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, यानी 1 and 4 या 2 and 3 या 1 and 2, या फिर ये जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको एक फाइंड आउट करके आपको लिखना है, ये ऑप्शन, ये या ये या ये, कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर है, बेस्ट है आपको। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंडीशन पे फोकस करना। क्या होता है यहाँ पे हमारे पास? क्या है कि बोला गया था कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को, ध्यान से देखना, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो एयर में, तो यहाँ कहता है विद बर्न करने के बाद क्या होगा? ड्रेजलिंग व्हाइट फ्लेम आता है और एक व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये बेसिक इन नेचर होता है। ये कुछ हाईलाइटेड जो वर्ड कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस को करना है। और जब ये बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
तब ये क्या बनाता है, उसकी रिएक्शंस पे फोकस करना। ये आपके पास वो रिएक्शन दी हुई है जिसकी वजह से ये पूछा भी जाता है रिएक्शंस में, तो इसलिए फोकस करना है इसमें। मैग्नीशियम को, ये मैग्नीशियम जो दिया हुआ है और ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, इसको रिएक्ट करेंगे, आपस में कंबाइन करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होता है, हीट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका ऑप्शन है जो सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको फोकस करना है, रिएक्शंस भी याद करनी है, रिएक्शन के बेसिस पे काम करना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक मेटल है एम। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत जरूरी है, सारे फोकस करना है, ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और ध्यान रखिए जिसमें भी आपको डाउट लगता है ना, उसको वापस देख के रिपीट करके वापस करना है। एक मेटल एम है जिसको वो डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को, ध्यान से देखना, आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को, बट लेकिन क्या करता है, फेल हो जाता है, यानी वो नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया, एल्यूमिनियम जो सल्फेट है उसको ये क्या कर सकता है, रिलीज नहीं कर पाता, यानी मैग्नीशियम को सेपरेट नहीं कर पाता। तो बताओ ये मेटल एम जो है वो कौन सा मेटल होगा। इट मीन्स वो क्या है, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, इट मीन्स एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है लेकिन आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम से वो एलिमेंट जो है वो क्या है, कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम से क्या है, कम रिएक्टिव है वो एलिमेंट, और लेकिन वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, अच्छा सिंपल गलत क्या, ऐसे करके लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा, और वो एलिमेंट क्या होगा, इनमें से कोई एक होगा। क्या मैग्नीशियम हो सकता है, कॉपर होता है। अगर रिएक्टिविटी आपको याद हो ना तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे जो एलिमेंट है ना जिंक, इन दोनों के बीच में आता है, तो यही ज्यादा रिएक्टिव होगा। द मेटल एम, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये वर्ड पे फोकस करना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू, सो इट कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट सॉल्यूशन, बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, से लेस रिएक्टिव होने की वजह से इट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी उसके सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन पॉज करके आप देखते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, अ कॉमन फीचर ऑब्जर्व इन द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल को अगर ध्यान से देखा जाए, या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को देखा जाए, जिप्सम को देखा जाए, या फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को, इज दैट ऑल, क्या ये सारे के सारे, यानी ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना, क्या ये सॉल्यूशन जो ने कॉमन फीचर इसके बताने हैं, क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा का, कॉपर सल्फेट का, जिप्सम का, और एक है ये आपका फेरस सल्फेट, इसमें कॉमन फीचर क्या है, क्या ये, मतलब इनमें ऑप्शन में आपको देख के बताना है, एग्जिबिट द बेसिक नेचर, क्या ये बेसिक नेचर बनाते हैं, या फिर एसिडिक नेचर बनाते हैं, या हैव द फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दी सॉल्ट, और या फिर एक लास्ट ऑप्शन दिया आर कलर्ड, या फिर वो कलर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है कि इसमें इंफॉर्मेशन में क्या होता है, ये जो इनमें कॉमन चीजें क्या है, तो कॉमन फीचर अगर आप ध्यान से देखोगे, इज ऑब्जर्व इन द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम और फेरस सल्फेट में, इज दैट ऑल कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी इन सब के अंदर ध्यान से देखना, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है सभी के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी सभी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसमें भी यही लिखा है, have the fixed number of water of crystallization, यानी in the formula of unit of this, तो इनके अंदर water of crystallization होता है, फिक्स नंबर में होता है, इसलिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मेटल है एक्स, यहाँ पे भी देखो एक मेटल की बात की गई, जो मेटल क्या है, एक्स मेटल है। तो एक्स मेटल ऑन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इसको ट्रीट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, इस मेटल को, एक्स वाले मेटल को ट्रीट करना है किसके साथ, यानी रिएक्शन करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ पे लिबरेट करता है एक गैस, और एक गैस निकालता है जिसका नाम है जी, ठीक है, एंड आल्सो लिबरेटेड द सेम गैस, यानी यही गैस दोबारा निकलती
निकलती है। इट इज ऑल्सो लिबरेटेड द सेम गैस जी ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करोगे तो भी वही गैस निकलती है। बेस्ड अबव इंफॉर्मेशन, यानी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि एक्स और जी क्या चीज है, एक्स एंड जी के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन पे अगर फोकस किया हो तो ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है कि एक मेटल जो एक्स है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी जी गैस निकालता है, और अगर उस सेम गैस रिलीज होती है जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कॉपर हो सकता है एक्स, या और दूसरा जी वाला जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड, या जिंक सल्फाइड, या जिंक हाइड्रोजन, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें देखो जो मेटल है, मेटल एक्स इज जिंक होगा, क्योंकि जिंक क्या करता है, गैस को लिबरेट करता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। बोथ द केसेस, दोनों केसेस में चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करा दो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराता ही कराता है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सी वाला जिंक एंड हाइड्रोजन ये ज्यादा बेटर है या सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। 5 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए बी एंड सी, ए बी सी जो यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम दिए हैं, मतलब एलिमेंट्स नहीं है, जैसे वैलेंसी प्रूव करने के लिए आएगा इन द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको यानी बैलेंस करना है और ए बी सी की वैल्यू आपको निकाल देनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको बैलेंस करना है और उससे आपको नंबर मिल जाएगा। और ये देखो आपको यहाँ पे बैलेंस करके पूरी इक्वेशन यहाँ पे नीचे दी हुई है, तो आप इसके बेसिस पे निकाल सकते हो। जो आगे जो वैल्यू दी है ये किसकी हो गई, ए की, ये जो वैल्यू हो गई वो बी हो गया, ये वैल्यू हो गई आपके पास सी, और ये वैल्यू यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और ये वैल्यू आपके हो गई डी। यानी बैलेंस करने के बाद ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और नीचे देखो यहाँ लिखा है, इस पे इक्वेशन पे याद रखना कलरलेस है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और ये ब्राउन कलर के फ्यूम निकालता है, मतलब इस रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चेंज इन कलर में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ऊपर देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस, यानी अगर आप लेड को हीट अप करोगे तो ब्राउन कलर की गैस निकलती है जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक येलो रेजिड्यू बनेगा जिसका नाम है लेड ऑक्साइड। और ये रिएक्शन से नीचे जो आपको याद करनी है। ठीक है, ध्यान रखें, सभी को लिखना भी है और इसको कंप्लीट भी करके लाना है। और अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जब रिफाइनिंग करेंगे किसका, कॉपर का, द एनोड, द कैथोड, द इलेक्ट्रोलाइट यूज रेस्पेक्टिव है। इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में ये सारी चीजों के नाम बताने हैं कि उसका एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होगी। जैसे इसमें क्या लिखा है कि आप क्या यूज करोगे, इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, या एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी इंफॉर्मेशन को देखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब आप कॉपर का करते हैं ना, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जब कॉपर का किया जाता है एनोड जो होता है या कैथोड जो होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है आर यूज्ड एज, यानी इनको क्या यूज करते हैं, एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर कॉपर। ध्यान रखना, एनोड पे ये 1 नंबर अगर मैं डालता हूं तो इस पे 1 नंबर ये आ गया है। एनोड पे क्या आता है, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पे क्या आता है, हम क्या यूज करते हैं, प्योर कॉपर, यानी इसको अगर 2 नंबर डाल देंगे तो प्योर कॉपर का यूज किया जाता है। और थर्ड नंबर पे जब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, उसमें क्या यूज करते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, यानी उसी तरीके के सॉल्ट का यूज करते हैं जो हमें रिफाइन करना है या सेपरेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना है। और इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A1, ए वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, सही है आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 7th वाले में। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन, अगर आप कार्बन का स्केलेटन बनाते हैं विद 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम के, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन विल बी, तो 2 जो पॉसिबल स्केलेटन है ना वो कौन कौन से हो सकते हैं। क्या ये ए सेक्शन में देखो कॉमन करके एक पार्ट ये है उसका और एक पार्ट ये है, तो क्या ये बनाया जा सकता है इसे, या फिर कुछ और इनमें से देखा है। तो देख के आपको फिगर में पता ही चल रहा होगा, व्हेन कंस्ट्रक्टिंग द कार्बन स्केलेटन, जब बनाते हैं विद द 4 कार्बन एटम, 2 पॉसिबल स्केलेटन विद द लीनियर एंड ब्रांच, एक लीनियर बनेगा और एक ब्रांच बनेगा, एज शोन इन द फिगर, बी वाले फिगर में आपको दिखाया हुआ है, यानी इस वाले भी, ये देख रहे हो पूरा का पूरा एक स्ट्रेट चेन बन गया सीधा, या फिर इसको क्या कर दिया है, ब्रांच के फॉर्मेट में आपको बना दिया।
क्योंकि ये दोनों लीनियर हैं, इन दोनों में क्या है, इसको अगर ये जो नीचे टर्न कर गया ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एज अ स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और इधर भी इसको क्या कर दिया, ऐसे करके बना दिया, तब भी ये स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए ना, ये एक तो स्ट्रेट है ही, ये वाली कैसी बनाई है, ऐसे करके, तो सेम है सारी की सारी, दोनों में इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें ये ब्रांच के फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि एक यहाँ से गया, एक इधर चला गया, और एक यहाँ से लेकर यहाँ की मूव कर गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन है छोटे छोटे ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस करना है और इसको कॉपी में कंप्लीट करके लाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी में कंप्लीट करना है। लिस्ट बिलो द स्टेप इन द न्यूट्रिशन है, यानी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा कैसे न्यूट्रिशन को खाता है या लेता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप, तो इसका सही तरीका कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा है। पहले डिफ्यूजन ऑफ द सिंपल न्यूट्रिएंट इनटू द साइटोप्लाज्म होता है, यानी क्या वो डिफ्यूज करता है सबसे पहले, फिर फूड वैक्यूल्स का इंफॉर्मेशन देता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस, या फिर जो छोटे छोटे फिंगर्स लाइक एक्सप्रेशन होते हैं उनको फॉर्म करता है। और इसका मतलब ये जो चार जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को देख के आपको 5 दिए हुए हैं टोटल मिला के, तो इन ऑप्शन को रीड करना है और इसमें देखना है कि कौन सा फ्लो सही है, करेक्ट सीक्वेंस को आपको देखना है। तो वो सीक्वेंस में देखो, सबसे पहले क्या करेगा अमीबा, अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, सीडोपोडिया बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, फूड वैक्यूल जिससे वो कैप्चर करेगा, उस फूड को पकड़ने की कोशिश करेगा, एंड दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रोकन इनटू द सिंपलर वंस, सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा, और डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट, इसको न्यूट्रिएंट को साइटोप्लाज्म में ब्रेक करेगा, और फिर लास्ट में आपके पास आ जाएगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल को थ्रोन आउट विद द सेल सरफेस। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है ना, वो सीक्वेंस देखो जिसमें भी आएगा ना वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया जो कि करेक्ट सीक्वेंस है, अमीबा इस तरीके से फूड को कैप्चर करके खाता है या यूज करता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन पे जाते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इस 9th वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल एक्शन, नॉट अ न्यूट्रल एक्शन कंट्रोल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स इन द फिगर बिलो, यानी ये जो नीचे फिगर दिया हुआ है ना ये वाला, इसको देखना है कि ये कौन सा पार्ट है आपका न्यूट्रल एक्शन करता है, मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और क्या वो स्लाइवेशन हो सकता है, हंगर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, या ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो आंसर में क्या है, हंगर। ये जो भूख लगती है ना, जब भूख लगती है तो जो एक्स है ना, द फिंगर लाइक प्रेजेंट इन द मेडुला, मेडुला में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेडुला के अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो एक्स फिगर आपको जो बना के दिया हुआ है, प्रेजेंट द मेडुला ऑब्लेगेंटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लेगेंटा होता है, ये नीचे का पार्ट होता है यहाँ पे, एंड विच कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शन, और ये अलग अलग तरीके के इनवॉलेंट्री फंक्शन को, इनवॉलेंट्री मतलब जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एंड सच एज जिसमें ये स्लाइवेशन भी आता है, वॉमिटिंग भी आता है, ब्लड प्रेशर भी आता है, रेगुलेट्स करता है, इन सब चीजों को वह कंट्रोल करता है। हाउएवर हंगर इज प्राइमरी कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, अगर हंगर है ना, भूख जो लगती है, भूख जिसको बोलते हैं ना, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, प्राइमरी कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। ये वर्ड पे ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस को होता है, यानी ये इसको कंट्रोल करता है हंगर को, भूख को। बाकी सब जो आपका मेडुला ऑब्लेगेंटा है, ये बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, यानी सैलिवेशन को, वॉमिटिंग को, ब्लड प्रेशर को, लेकिन इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस होता है जो उसको हंगर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का मोड स्पायरोगेरा में और प्लेनेरिया में कौन सा होता है, स्पायरोगेरा एंड प्लेनेरिया, इन दो के बारे में आपको पूछा है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि पूरे बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्पायरोगेरा की बात करते हैं। यह देखो इसमें कौन सा होता है स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, सबसे पहले असेक्सुअली करता है, लेकिन कौन से मेथड से करता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, and each were broken pieces into grow into a new
फिलामेंट, और एक नया फिलामेंट बनके तैयार होता है। वाइल जबकि प्लेनेरिया क्या करता है, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली करता है, और प्रोसेस का नाम क्या है, रीजेनरेशन। इसमें जो प्रोसेस लगता है उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। यानी रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, ईच कट पीसेस डेवलप्ड इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी हर एक पीसेस कट होके एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो स्पाइरोगेरा करता है फ्रेगमेंटेशन और ये रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाले पार्ट में। तो ये एक्सप्लेनेशन पे ध्यान रखना, डायरेक्टली टिक नहीं मारना है, ये एक्सप्लेनेशन ही याद करने हैं आपको। उन्हीं के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्लांट हार्मोन प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन द सीड एंड विल्टिंग ऑफ लीफ। ये प्लांट्स के हार्मोन के बारे में बताया था, तब इसको देखो बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या क्या चीज होती है। द प्लांट्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबली फॉर रैपिड डिवीजन इन सीड। प्लांट्स के जो हार्मोन होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं विल्टिंग ऑफ द लीव्स। आर वो कौन सा होता है, लेकिन साइटोकिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये दो एसिड होते हैं ना जो इसको हेल्प करते हैं प्लांट्स को सेल डिवीजन में और बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में दिया, साइटोकिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो 12th क्वेश्चन है, फिर बता दूं यह कॉपी में सभी को कंप्लीट करके लाना है। और ये 12th क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, स्टेप आर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को ब्रेक करता है प्यूरेट में, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया प्यूरेट में, एंड फर्दर कन्वर्जन और टू कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद इसको कैस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। बोथ द प्रोसेस रिस्पेक्टिवली ऑकर्स इन, यानी ये दोनों प्रोसेस कहां पर होते हैं, तो कहां पर होते हैं इसका देखेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है ना तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है प्यूरेट में ध्यान रखना, और इसको ग्लाइकोसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। एंड ऑकर इन द, ये सब होता कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंड फर्दर ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद इसमें से क्या रिलीज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ऑकरिन, ये कहां पे निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज होता है। यानी जो प्यूरेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने होता है ग्लाइकोसिस में, वो आपका काम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर डी में साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी प्यूरेट बनता है ये वाला जो कंपाउंड है ग्लूकोज को प्यूरेट में, ध्यान रखना ये बनता है साइटोप्लाज्म में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शंस पे फोकस करना ये जरूरी है और इनको कॉपी में कंप्लीट करना है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, यानी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लार्ज इमेज, अगर बड़ी सी इमेज बनानी है, डेंटिस्ट क्या करता है, होल्ड करता है कॉनकेव मिरर, ध्यान रखना कॉनकेव मिरर का यूज करता है, कॉनकेव मिरर, एंड सच अ मैनर दैट द टीथ आर पोजीशन, उसको बड़ा करके देखने के लिए। तो क्या होता है, टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज, यानी अगर आपको दांतों को बड़ा देखना है, टूथ को बड़ा करके देखना है, एग्जामिन करना है उसको, तो डेंटिस्ट क्या यूज करेगा, पोजीशन ऑफ टूथ कहाँ रखेगा, बिल्कुल पास में रखेगा। किसके पास में रखेगा, बिटवीन द पोल और फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखेगा, पोल और फोकस के बीच में रखेगा, तब आपकी इमेज क्या बन जाएगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी और इजीली देखा जाएगा। यानी बिटवीन, ये वाला ऑप्शन आपके पास है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर डेंटिस्ट को इस तरीके से बड़ा करके देखना है तो उसको ये इतने क्लोज रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th वाले में, द पॉसिबल वे, यानी आपको पॉसिबल तरीके बताने कौन से होते हैं, रिस्टोर द क्लियर विजन, यानी आपको देखना है कि क्लियर विजन होना चाहिए, साफ साफ देखने के लिए। द पीपल्स हुज आईबॉल इज एलोंगेटेड इन द सुटेबल, यानी कौन सी होनी चाहिए अगर सही देखना है। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को फिर से, पॉसिबल वेज आपको बताना है रिस्टोर द क्लियर विजन के लिए ऑफ द पीपल हुज आईबॉल इज हैज एलोंगेटेड इन द यूज ऑफ सुटेबल। तो इनमें से क्या, पीपल ऐसे जो लोग होते हैं ना, एलोंगेटेड आई बॉल हो जाती है, बड़ी बॉल हो जाती है उनकी थोड़ी सी, सफर फ्रॉम, उनको हम क्या डिसीज बोल देते हैं, मायोपिया, वो मायोपिया से ग्रस्त हैं। एंड और उसके लिए करेक्शन के लिए क्या यूज करना होता है उनको, कॉनकेव लेंस का यूज करना होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तभी आपको उसको क्लियरली विजन दिखाई देगा। तो कॉनकेव लेंस कौन से में आपका, कॉनकेव लेंस इज दिस, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, क्लियर है, ठीक है।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। ध्यान रखना कॉनकेव लेंस का यूज किया था, आई बॉल अगर इलोंगेटेड हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल, यानी आपको क्या देखना है इस बार, आपको न्यूट्रल देखना है। न्यूट्रल, न्यू नेचुरल एंड द मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर, यानी इनमें से नेचुरल और मैन मेड जिसे बोल सकते हैं इकोसिस्टम कौन सा होता है। एक नेचुरल होना चाहिए और एक होना चाहिए मैन मेड। तो अगर लेक्स को देखा जाए वो और गार्डन को, ये एग्जाम्पल है किसके, नेचुरल के। जबकि मैनमेड अगर देखा जाए तो मैनमेड में इकोसिस्टम्स में आता है इकोसिस्टम, ठीक है, बाकी का इकोसिस्टम। तो आपके पास क्या है, लेक्स और गार्डन, लेक्स एंड गार्डन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 16, द ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्टेड द एनवायरमेंट आर, यानी ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। मिनिमाइजिंग, कैसे हम मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइजिंग द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिड्यूस करने से कर सकते हैं, या एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजल कप्स एंड वेस्ट, इसकी वजह से ज्यादा पॉल्यूशन होती है, या मैक्सिमम यूज ऑफ रीयूजेबल यूटेंसिल फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड, या उसके जो यूज करते हैं ईटेबल फ्लूइड या फिर ड्रिंकिंग फ्लूइड के लिए उनका, या सीग्रेटिंग द वेस्ट इनटू द बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल में यूज करते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल बिफोर द डिस्पोजल। तो इनमें से क्या आता है, एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजल, यानी आजकल सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट्स से आता है, दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। यानी यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा यूज करने लगे हैं कप्स का, डिस्पोजल प्लेट्स का, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी स्टार्ट होंगे जो असर्शन और रीजन के बेस्ड होंगे, ध्यान रखिएगा, असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन और रीजन में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है, फोकस करना ध्यान से, दोनों है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको रिपीट नहीं करूंगा, कि आपको कॉपी में भी करना है, याद भी करना है, और मंडे को मेरे को कॉपी में चाहिए। तो बोथ असर्शन एंड रीजन, ये असर्शन एंड रीजन होते हैं ट्रू। अगर असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, और रीजन जो है ना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाना चाहिए असर्शन का, तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन दोनों चीजें ट्रू तो हैं, लेकिन जो रीजन आपने दिया है या रीजन में दिया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी सी होगा। लेकिन असर्शन ट्रू हो गया वर रीजन इज फॉल्स, तो आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगी, सी। और नेक्स्ट में लास्ट पॉइंट में असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, लेकिन उस रीजन का कोई फायदा नहीं है जब असर्शन ही गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा असर्शन सही है और रीजन क्या है। 17 क्वेश्चन, जैसे कि असर्शन में क्या दिया है, सिल्वर क्लोराइड टर्न क्या करती है, ग्रे इन द सनलाइट, यानी सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में हो जाती है, तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और रीजन में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है उसके बीच में ऑफ द सिल्वर क्लोराइड के इनटू द सिल्वर एंड क्लोराइड। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की वजह से कह सकते हैं उसकी प्रेजेंस में। क्या ये रीजन सही है, तो ऑब्वियसली हमने क्या देखा था, व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, रीजन पे फोकस करना, जब सनलाइट में हम सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे, इस सिल्वर क्लोराइड को, इट डिकम्पोज, यानी ये अपने आप को क्या कर लेगी, डिकम्पोज कर लेगी, और क्या बना लेगी, टू गिव द सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा, विच इज, जो सिल्वर मेटल होता है वो ग्रेइश व्हाइट कलर में होगा, यानी उसका कलर क्या होगा, ग्रेइश व्हाइट में, और एक येलोइश ग्रीन कलर का क्लोरीन गैस रिलीज होगा, येलो ग्रीन कलर का गैस रिलीज होगा, जो गैस क्या होगी, वो क्लोरीन गैस होगी। तो इसीलिए हमारा बोथ असर्शन भी ठीक है और जो हमारा रीजन दिया है वो भी ठीक है, और जो रीजन दिया है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो ऊपर जो दो पार्ट लिखने हैं, असर्शन वो भी सही होना चाहिए, रीजन वो भी सही होना चाहिए, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपका ए वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा, मतलब उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऐसे ही 18th वाले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, असर्शन में दिया है, द एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड, एम्ब्रॉय को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, कहाँ से मिलेगा, लेकिन मदर्स की ब्लड से मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, वो स्पेशल टिश्यू कौन सा है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। अब इसका रीजन भी देखना है कि रीजन भी अगर इसका सही है या नहीं,
तो प्लेसेंटा क्या होती है, एक डिस्क होती है विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल्स, और यूट्राइन की वॉल से एम्बेडेड होती है, बनी हुई होती है। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि मदर्स की बॉडी से ही सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फाइटस के लिए, एम्ब्रॉय के लिए, तो वहीं से सब कुछ रिवर्स किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब जो 19 क्वेश्चन है, इसमें भी दिया था पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखा जाए ऑफ अ सेलोनाइड का, सेलोनाइड जो कि एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है, कैरिंग द सिमिलर टू द बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ऑब्वियसली करती है। और द पैटर्न, रीजन देखो इसका रीजन क्या दिया है, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर। ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास करंट बनती है वो इसके इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं करता। लेकिन ये रीजन जो है ना फॉल्स है, आपका रीजन ही फॉल्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या हो, हॉर्स शू हो, बार मैग्नेट हो, या कोई भी तरीके का मैग्नेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो रीजन ही गलत है, और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी, मतलब असर्शन सही है लेकिन आपका जो रीजन है वो गलत है। फाइनली एक 1 मार्क के क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी देखो। तो 20 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। सन की एनर्जी का यूज करके ये शुगर और स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और रीजन में लिखा है द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस और कॉल्ड प्रोड्यूसर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर ही बोलते हैं, ग्रीन प्लांट हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। लेकिन जो रीजन आपको एसेशन दिया था, क्या लिखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर एंड स्टार्च बनाते हैं फ्रॉम द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। तो शुगर एंड स्टार्च कैसे बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म सारे नहीं बना सकते ना, प्लांट बनाता है केवल, केवल और केवल प्लांट होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब आपका एसर्शन ही गलत हो गया। अब रीजन ट्रू हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपका ये वैल्यू हो गया ना, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कि मतलब एसर्शन फॉल्स हो गया बट रीजन इज ट्रू, लेकिन एसर्शन कैन बी करेक्टेड एज, और उस एसर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली द ग्रीन प्लांट, यानी ये जो ऑल ऑर्गेनिज्म है इसकी जगह क्या लगाएंगे, ग्रीन प्लांट एंड सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, और सेक्शन ए में ध्यान रखना 20 क्वेश्चन थे, उसमें 3 नीचे एसर्शन वाले क्वेश्चंस थे और बाकी के सिंपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही थे। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपके पास के अंदर को 21 से लेके 26 यानी इतने क्वेश्चंस होंगे, और हर एक का मार्किंग होगी 2। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका कलर जो है ग्रीन कलर का है, ठीक है, ग्रीन कलर, उसको एक्स मान लिया है। इमिट्स गैसेस, ये गैस रिलीज करता है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर व्हेन हीटेड ओवर अ फ्लेम, जब इसको फ्लेम पे हीट अप किया जाता है। फर्स्ट लूजेस द वाटर, पहले ये क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा, एंड चेंजेस ऑफ कलर, और कलर को भी चेंज करेगा। और फर्दर हीटिंग इज डिकम्पोज, अगर उसको और ज्यादा हीटअप कर जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और प्रोड्यूस अ सॉलिड कंपाउंड वाई, तो एक वाई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखना है बोर्ड के एग्जाम में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर फोकस करना है। एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का, जिसको एक्स से इंडिकेट किया गया है, ठीक है, एक्स से। तो ये गैस रिलीज करता है ऑर्डर क्लास की, मतलब फॉल स्मेलिंग, एंड हीटेड ओवर अ फ्लेम, जब इसको जब गर्म कर देगा पहले तो ये वाटर को रिलीज करेगा और उसके बाद अपना कलर चेंज कर लेगा। तो ये डिकम्पोज हो रहा है एक तरीके से, क्या हीट करने से क्या डिकम्पोज हो रहा है, एंड प्रोड्यूस अ सॉलिड कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है वाई। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्स एंड वाई है क्या चीज। तो और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द चेंज इन कलर, चेंज इन कलर कौन सा होगा, ऑब्जर्व व्हेन एक्स इज हीटेड, तो इसका कलर कैसे चेंज होगा और उसमें क्या क्या होगा। तो जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, सबसे पहले फोकस करना है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस ऐसा हो कौन सा सकता है, कौन सा ऐसा ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, और वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है फेरस सल्फेट।
जिसका फॉर्मूला कितना है FeSO4 7H2O, फेरस सल्फेट। ये ध्यान रखना, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। और जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा हीटअप होने के बाद। जो गैस रिलीज होगी वो होगी द ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल होगा ऑन हीटिंग करने पे। सबसे पहले इसने क्या रिलीज किया, वाटर की रिलीज करने के बाद द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, इसका कलर चेंज हो जाएगा क्रिस्टल का, और ये क्या बनेगा, इट डिहाइड्रेटेड, यानी वाटर जैसे रिलीज हो जाएगा ना, रिलीज होने के बाद सिर्फ FeSO4 बचेगा डिकम्पोज, और ये ब्राउन कलर का सॉलिड फेरिक ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा, ब्राउन कलर का। ओके, तो अब इसका रिएक्शन भी लिखना बहुत जरूरी है। ये जो आपको बॉटम में आपके पास रिएक्शन दिया ना, इस रिएक्शन को भी फोकस करना है, याद करना है। यानी फेरिक सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, इसको जब हीट अप करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेगा जो कि ब्राउन कलर का होगा, साथ में एक गैस रिलीज होगी CO2 एंड SO2, दोनों की दोनों गैसेज हैं, ये रिलीज हो जाएंगे। और ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस यानी फेरिक सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ये ब्राउन कलर का Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस याद करनी है सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 में इसमें रीजन देना है आपको, रीजन बताना है, इसके बारे में बताना है क्या रीजन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, यानी मेल वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है आपको, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल बनाता है। ऑब्वियसली बात है, जर्म सेल यही बनाएगा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी हमारी बॉडी के बाहर बनता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। इसको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है तो इसका एग्जाम्पल पहले देखो, द टेस्टीज, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो टेस्टीज होते हैं आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, यानी इन द स्क्वाटम के अंदर होते हैं। और इसका क्या होता है, टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर, इसका मेन चीज क्या होता है, इसका टेम्परेचर को क्या रखना है आपको, लोअर टेम्परेचर पे रखना है, लोअर टेम्परेचर, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन, ये स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इसकी ये हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए इसका टेम्परेचर, इसलिए ये हमारी बॉडी के बाहर रहता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका सेकंड पार्ट है रोल ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का क्या रोल होता है, ग्लैंड्स का प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस के अंदर जो तो ग्लैंड्स होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वेस्ट डिफरेंस के साथ क्या था, ग्लैंड अलोंग द वेस्ट डिफरेंस, यानी ग्लैंड जो वेस्ट डिफरेंस के साथ होते हैं वो ग्लैंड कौन कौन से हैं, सेमिनल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एंड बल्बरेथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूस द फ्लूइड, ये क्या करते हैं, फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं दैट नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म, जो कि नरिशमेंट भी देते हैं और साथ में प्रोटेक्शन भी देते हैं स्पर्म को। एंड दीज फ्लूइड हेल्प इन स्पर्म मोबिलिटी, और यही हेल्प करते हैं स्पर्म को मूव करने में, एंड सर्वाइवल के लिए भी, एंड ट्रांसपोर्ट एंड मेकिंग द फर्टिलाइजेशन पॉसिबल, और इन्हीं की वजह से ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। या अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल और बल्बोथ्रल ग्लैंड जो है ना, अगर इनको ये फ्लूइड या नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं करते ना, तो ये शायद फर्टिलाइजेशन के लायक भी नहीं होते और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल भी नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे भी फोकस करेंगे। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज लिम्फ फॉर्म, लिम्फ कैसे बनते हैं और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। ठीक है, लिम्फ कैसे बनते हैं और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले लिम्फ को ही देख लेते हैं, लिम्फ क्या होते हैं और उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको याद भी करना है। लिम्फ जो होता है, लिम्फ इज फॉर्म व्हेन, लिम्फ कब बनता है हमारे पास, सम फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा लीक आउट ऑफ देयर थिन वॉल, यानी वॉल से बाहर निकल जाते हैं कुछ फ्लूइड, ब्लड के प्लाज्मा बाहर निकल जाते हैं, एंड कैपिलरीज में से भी निकलते हैं इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल इन टिश्यू, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, टिश्यू के बीच में, यानी सेल्स के बीच में जो गैप होता है वहां पे फ्लूइड भर जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस फ्लूइड एंटर्ड इनटू द लिम्फ, इसमें से कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल में चला जाता है, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फेटिक वेसल होती है जस्ट लाइक अ ब्लड कैपिलरीज होती है, उसी तरीके से हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है और उसमें मूव कर जाती है। अब इसका फंक्शन देखोगे तो लिम्फ is an important help in transporting the digestive fat, यानी जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में, और वो कहाँ से, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करते हैं टू द ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड तक ले जाते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन,
और हमें इन्फेक्शन से बचाते भी हैं। ठीक है, तो ये लिम्फ का फंक्शन है। लिम्फ के फंक्शन में इसी तरीके से वर्किंग होती है। ध्यान से देखना एक बार फिर से, लिम्फ फॉर्म्ड होता है यानी बनता कैसे, सम फ्लूइड यानी ब्लड के अंदर से कुछ फ्लूइड होते हैं जो कि किसके होते हैं, प्लाज्मा के। वो लीक हो जाते हैं, लीक मतलब निकल जाते हैं आउट ऑफ द थिन वॉल। पतली सी वॉल होती है, उसमें से निकल गए, रिलीज हो गए, और कैपिलरीज इनटू द, या कैपिलरीज से भी निकल जाते हैं और स्पेस में घूमने लगते हैं, मतलब जो जगह बचती है खाली सेल के बीच में, जिनका टिश्यू के बीच में होती है, वहां पे फिलअप हो जाते हैं। और एज द पार्ट ऑफ द फ्लूइड एंटर द लिम्फेटिक वेसल, और उसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं और उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है डाइजेस्टिव फैट को ट्रांसपोर्ट करने में, और स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द टू द ब्लड, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के, एंड हाउ प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन से भी हमें बचाते हैं। अब इसी का देखो एक और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी ध्यान से देखो। इसमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एक्स। एक्स को आइडेंटिफाई करना है, जो कि यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। ये हमारा पूछा गया, ये एक्स क्या है, ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन शोन बिलो, एंड डज इट प्ले एंड द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या ये हेल्प करता है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है क्या ये इसको हेल्प करता है। तो आंसर में देखो क्या लिखना है, यहाँ पे देखना फंक्शन में, ये आपका जो आपका न्यूरॉन का सिस्टम है उसी में दिया हुआ है। तो एक्स जो है आपके पास इन द फिगर इट इज द वुमेन्स कैप्सूल, ये वुमेन्स कैप्सूल की बात करें, और ये इंपॉर्टेंट रोल करता है यूरिन के फॉर्मेशन में बाय फिल्टरिंग द ब्लड इनटू नेफ्रॉन। ठीक है, फिल्टर का काम करता है और नेफ्रॉन में ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। वुमेन्स कैप्सूल, ये वुमेन्स कैप्सूल की बात कर रहे हैं। सम, अब इसी के पार्ट में देखो क्या लिखा है, सम सब्सटेंस आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, यानी कुछ सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब किया जाता है इनटू द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ये रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर बॉडी, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। अगर वो हमें रिलीज कर देंगे ना तो हमारी बॉडी के अंदर उनकी कमी हो जाएगी। जैसे यूजफुल सब्सटेंस है क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड आइंस आर रीअब्सॉर्ब टू मेंटेन न्यूट्रिएंट लेवल। न्यूट्रिएंट लेवल को मेंटेन करने के लिए इनकी जरूरत होती है, वाटर बैलेंस को और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के लिए भी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, थियोरेटिकली नहीं पढ़ना है, इनको लिखना है और याद करना है। और ध्यान रखें सभी को कंपलसरी है, करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, वाटर are respectively this and this, 1.44 and 1.33. Compare the two media on the basis of their optical density, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करके देखो क्या आती है इसके वैल्यू। मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी इसको कंपेयर करना है, और रिलेटिवली स्पीड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग भी इसको मेजर करके बताना है। तो हाउ वी इन्फर द बेसिस ऑफ अबव कंपैरिजन, तो कैसे करेंगे, अगर मुझे ऑप्टिकली डेंसिटी देखनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो केरोसिन की कितनी है 1.44, जिसकी इसकी क्या है हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर से, वाटर की कितनी है 1.33, तो वाटर से ज्यादा है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो केरोसिन क्या है, हाइयर ऑप्टिकल डेंसर होगा देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में केरोसिन क्या होगा, हल्का है, तो इसकी डेंसिटी कम होती है, यही कह सकते हो कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होती है। मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करना है तो उसको कंपैरिजन करना है, तो वाटर हैज लाइटर मास डेंसिटी देन केरोसिन। वाटर के कंपैरिजन में करोगे तो वाटर हैज हाइयर मास, उसका डेंसिटी ज्यादा होती है, केरोसिन पतला होता है और वाटर ज्यादा हार्ड होता है उसके कंपैरिजन में। अगर स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में देखना है तो लाइट ट्रेवल स्लोअर इन केरोसिन, केरोसिन में लाइट क्या करती है, स्लोअर ट्रेवल करती है देन इन वाटर, बिकॉज इसका रीजन देखो क्या लिखा है, केरोसिन जो है आपके हैज हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, एंड केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ठीक है, वाटर से ज्यादा डेंसर भी होता है, एंड मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, और इसकी मास डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। तो ध्यान रखना है ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी और रिलेटिव स्पीड ऑफ द लाइट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस की वर्डिंग पे भी ध्यान रखना। और अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से बताने का। इसलिए ध्यान रखें सभी को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यूज करना है, और इसको लिखना कंपलसरी है सभी के लिए।
ओके, क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन है, स्टेट टू एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जूल्स हीटिंग का क्या फंक्शन होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। और सेकंड पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछा है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या होती है और उसकी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इसके ऑप्शन में ये भी पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन बता सकते हैं ऑफ द थ्री रेजिस्टर, जो एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है और एक 6 ओम का है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ए बी सी करके दो पार्ट बना रखे हैं। तो अगर ध्यान से देखा तो इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब एप्लीकेशन में देखो क्या है, जूल्स लॉ, हीटिंग। हीटिंग का मतलब उसको गर्म करना, किसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है, इलेक्ट्रिक हीटर गर्म होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए, यूजेस हो गए जहाँ पे ये काम करते हैं। अब दूसरे में होता था रिलेशनशिप बिटवीन द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जूल। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, जूल इज द जूल। एंड कमर्शियल यूनिट अगर देखा जाए, कमर्शियली में देखा जाए तो इसकी यूनिट को हम जूल नहीं लिखेंगे, तब हम लिखते हैं किलो वाट आवर, जो कि इसको किलो वाट आवर इस तरीके से मेंशन करते हैं, किलो वाट आवर। ध्यान रखना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जूल। लेकिन अगर कमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो उसकी यूनिट हो जाएगी किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर में कितना होता है, 1 किलो वाट इंटू हार, 1 आवर्स के साथ आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 वॉट बन गया। दिस इज द 1000 वॉट। और 1 आवर में सेकेंड्स कितने होते हैं, दैट इज 3600 सेकेंड। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कुछ ये वैल्यू बन जाएगी 36 और 5 जीरोस बन जाएंगे उसके नीचे, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अगर और वाले क्वेश्चन को कोई अटेम्प्ट करता है तो और वाले क्वेश्चन में आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी दिस दिस एंड दिस, और ये तीनों रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना था, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए थे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है पैरेलल में। और ये पैरेलल में जब कॉम्बिनेशन करते हैं 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये देखो वैल्यूज को हमने सभी को रखा, एलसीएम से सिंप्लीफाइड किया, जिसकी वैल्यू आ गई 11/12। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो इसको रिवर्स करना होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ना 1/r की है, ये आपको r चाहिए और इसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.09। ठीक है, 1.09 आएगा इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। 26 में, वाई आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द फर्स्ट टॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट इन फूड चेन। फर्स्ट टॉपिक लेवल के जो एनर्जी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसको जस्टिफाइड भी करना है एग्जाम स्टेटमेंट को। और फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, इसको भी फॉलो करना है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि नहीं और कैसे। ओके, तो फर्स्ट में मैं पढ़ रहा था, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना फर्स्ट टॉपिक लेवल के, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इन एनी फूड चेन, सबसे पहले फूड चेन में, क्योंकि फूड यहीं से स्टार्ट होता है। प्लांट ही होते हैं, अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो फूड बनेगा कैसे और बाकी ऑर्गेनिज्म को मिलेगा कैसे, बिकॉज दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। एंड प्रोवाइड द फूड एंड एनर्जी, तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन द फूड चेन। अगर यही नहीं होंगे तो ये सब काम किसी का काम का नहीं बचेगा, फूड चेन ही नहीं बनेगी पूरी। ठीक है, और बी वाले पार्ट में क्या बोले, जस्टिफाइड करने के बोले होगा, तो जस्टिफाइड कैसे करेंगे, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है बिकॉज एनर्जी मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ एनर्जी है ना प्लांट से एनिमल्स में जाएगा, लोअर ट्रॉपिक में जाएगा, फिर कार्निवोरस में, हार्डिवोरस में, इस तरीके से मूव करेगा। एंड सन टू प्रोड्यूस देन द डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर, अलग अलग कंज्यूमर के लेवल तक पहुंचेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका बी सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, बी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे आते हैं आपके पास सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी, इसमें 27 से लेके 33 क्वेश्चंस हैं, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं। इसमें पूछा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का पूछा हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, एंड लिस्ट द 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का यूज करना है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का ध्यान रखना, केमिकल फॉर्मूला कितना था, Na2CO3 10H2O, ये इसका फॉर्मूला है, और ये इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
डेका मतलब 10, ये जो डेका वर्ड यूज किया गया है 10 के लिए यूज किया है, 10 मॉलिक्यूल्स हैं इस वाटर के। एंड इज फॉर्म्ड बाय बेकिंग सोडा, और ये कैसे बनता है, हीटिंग, बेकिंग सोडा को हीट अप कर दोगे तब आपका बनता है। और ये रिएक्शन देखा है, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला दिया हुआ है, बेकिंग सोडा, इसको हीट अप करेंगे, ये आपका वॉशिंग सोडा बन गया यहाँ पे, और फिर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके यूजेस देखे जाएं तो यूजेस कहाँ पे यूज होता है, तो ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज आता है, सोप में यूज आता है, एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और साथ में इसका क्लीनिंग एजेंट भी काम आता है, डिटर्जेंट में, हाउस में या लॉन्ड्रीज में हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी याद करने पड़ेंगे, रीजन भी बताना पड़ेगा, तभी आपका फाइनली आंसर कंप्लीट होने वाला है। आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, नीचे जो डायग्राम दिया उसको देखना है। एंड कंडीशन अंडर द मेटल्स एम करोड, यानी मेटल्स एम कैसे करोड करता है। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ दीज केसेस, और उनके ऑब्जर्वेशंस को देखना है, और ए बी सी को रीजन। इफ द मेटल एम इज जनरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द करोजन, यानी करोजन से बचाता है, तो मेथड को यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन, उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। या फिर एक बी पार्ट में एक और पूछा है, सो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको आपको शो करके दिखाना है। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड ऑफ सॉलिड आर जनरली ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ना, किसके, सॉलिड के, वो ब्रिटल होते हैं, एंड ब्रेक इनटू द पीसेस, टूट जाते हैं पीसेस में, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो इसको जस्टिफाइड करना है या इसको एक्सप्लेन करना है। अब ये जो नीचे आपको दिखा है ना मेटल, ये जो डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, इसमें क्या ऊपर क्या है, मॉइस्ट एयर है, मतलब नमी है, इसमें वाटर पार्टिकल्स भी हैं, वाटर भी है, मॉइस्ट, और ये मेटल है। और ये नीचे क्या लिखा है, ऑयल के अंदर इसको डिप करा गया है। आयरन के पार्टिकल्स की जो नीचे का पार्ट है ना इतना, ये ऑयल के अंदर है। जबकि सेकंड वाले में क्या है, ये मेटल जो पड़ा हुआ है वो ऑयल के अंदर है, और ऊपर मॉइस्ट एयर है, यानी ये कंप्लीटली इमर्ज है, यहाँ तक कमर्ज है, जबकि ये हाफ ही इमर्ज थी। और यहाँ के क्या है, सॉरी, ऊपर क्या है, ड्राई एयर है, मतलब मॉइस्ट एयर नहीं है, इसमें वाटर नहीं है, और यहाँ नीचे मेटल है, और नीचे कुछ कंपाउंड रखा हुआ है। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 केसेस, यानी इन 3 ऑब्जर्वेशन को देखना है और रीजन बताना है कि मेटल जो एम है इज जनरली प्रोटेक्टेड करोजन बाय द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन, से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बचाया जाता है। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, द केस ए, पहला केस यानी फर्स्ट वाला, इसकी बात की है, सिग्निफिकेंट करोजन विल बी ऑब्जर्व। यहाँ पे हो सकता है करोजन ऑन द मेटल सरफेस बिकॉज द प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, यानी जिंक की जो कोटिंग है ऑन द मेटल रियरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगी। एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मॉइस्चर, और वाटर के पार्टिकल्स भी मिल गए उसको, एयर भी मिल गया, तो रिएक्शन कर जाएगा। जबकि केस बी में, सेकंड वाली कंडीशन में क्या है, द करोजन विल बी ऑब्जर्व ड्यू टू द ऑयल लेयर। ये करोजन क्यों होगा, ऑयल की लेयर की वजह से, विच एक्ट एज अ बैरियर, ये ऑयल का लेयर क्या करेगा, बैरियर बन जाएगा जो इसको रिएक्ट नहीं करने देगा और करोड नहीं करने का, इफेक्टिवली इनक्यूबुलेट करोजन, यानी यहाँ पे करोजन ना के बराबर होगा ही नहीं। जबकि थर्ड वाले कंडीशन में, ये जो थर्ड वाले कंडीशन में दिया है, तो मिनिमल सबसे कम होगा, या नो करोजन कह सकते हो, विल बी ऑब्जर्व ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर, क्योंकि मॉइस्चर इसमें है ही नहीं, और मॉइस्चर नहीं होगा तो वहां पे वाटर पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, और वाटर पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे तो वहां पे करोजन भी नहीं होने वाला। तो ये कुछ था इसका फर्स्ट पार्ट का। दूसरे में एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाने के लिए बोला था, तो एल्यूमिनियम की देखो यहाँ पे क्या है, वैलेंसी निकाल रखी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 283, मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, तो इस पर फोकस करना है, इसी तरीके के स्ट्रक्चर को बनाना भी है। आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन, विच आर हेल्ड टुगेदर, यानी ये क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनमें जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक, और इसी वजह से ये ब्रिटल होते हैं, भद्दे से होते हैं, और ब्रेक हो जाते हैं इनटू द पीसेस व्हेन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर लगते ही ये ब्रेक होके टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो इसी का ये एग्जाम्पल था, या इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट में आ जाओ नीचे,
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को 29 को देखते हैं तो वहां पे क्या राइट द नेम एंड फंक्शन, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, फंक्शन लिखना है ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है। और व्हाई डू द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, लंग्स के अंदर कुछ हवा बच जाती है, पूरी हवा बाहर नहीं निकलती, कंप्लीटली नहीं निकलती, ऐसा क्यों होता है? और एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग बींग्स कहलाता है, ऐसा क्यों? तो इन 3 पार्ट के आंसर देने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में पूछा था नेम एंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है ऑफ द फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इज हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने का काम इसी हीमोग्लोबिन का होता है। इट ट्रांसपोर्ट यानी ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन फ्रॉम लंग से लेके जाता है टू द ब्लड टिश्यू, बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं वहां तक, और कैरीज करके लाता है कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन, और वापस कैरी करके लाता है ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा सके। सेकेंड पॉइंट में पूछा था रेजिडल यानी कंप्लीटली लंग्स के अंदर से, ये सब अलग अलग पार्ट्स करके हैं इसलिए ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन पे आना है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जब ब्रीथ करते हैं हम लोग या ब्रीथ करते टाइम में एयर इज टेकन इन, एयर अंदर जाती है एंड लेट्स आउट, और बाहर भी निकलती है। द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कुछ एयर उसके अंदर हमेशा रहता है, पूरा तरीके से रिमूव नहीं करते। तो देयर इज सफिशिएंट टाइम ऑफ ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन को इतना टाइम मिल सके ताकि उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, सोखा जा सके, फॉर द एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है और ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, इसीलिए उसमें से कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता, होता ही नहीं है कंप्लीटली रिमूव ऑक्सीजन को। फिर आता है एटीपी को हम, एटीपी की पहले दो को फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग बीइंग्स, एनर्जी करेंसी कहलाता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट स्टोर्ड एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द वेरियस लाइफ प्रोसेस, और ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है, और ताकि बाकी सारी एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी आपको फूड से ही मिलने वाली है, तो ये एटीपी क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करने में आपके हेल्प करता है। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिफाइन फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले पूछा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन को हमें सबसे पहले डिफाइन करना है। तो और उसके बाद फर्टिलाइजेशन को अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, यानी ये फ्यूजन है मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? जाइगोट का फॉर्मेशन करना है, जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा व्हाट हैपेंड टू द जाइगोट, ओव्यूल, ओवरी एंड स्टेमेन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स का, ओवरी का, स्टेमेन का क्या होता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर इनटू प्लांट, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, तो जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रॉयड में, ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ये वर्ड पे ध्यान रखना, ओवरी डेवलप करके बन जाता है फ्रूट, ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट, और जो स्टेमेन वाला पार्ट होता है विदर फॉल ऑफ, ये फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, झड़ जाता है, एंड देयर रोल इज कंप्लीटेड, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। इतना ही उसका फंक्शन होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये आपका फर्टिलाइजेशन ये ऐसे ऐसे पार्ट में चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 31, द पावर ऑफ अ लेंस इज दिस, पावर लेंस का कितना था? माइनस में 0.25, एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट टाइप ऑफ लेंस बताना है आपको, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, यानी किस तरीके का लेंस है जिसका पावर माइनस का 0.525 डायप्टर अगर है, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है द आई इफेक्ट, द आई डिफेक्ट फॉर विच इट मे बी यूज फॉर अ करेक्टिव लेंस, तो करेक्टिव लेंस के लिए हम मतलब किस तरीके के लेंस में यूज किया जा सकता है, और तीसरा पार्ट है उसका नेचर बताना है, साइज बताना है ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में जब इसको रखा जाता है। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, जिसका पावर कितना दिया था? माइनस का 0.25, यहाँ पे पावर क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब द लेंस इज कॉनकेव लेंस, ये फोकस ध्यान रखना, अगर पावर आपका माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? कॉनकेव लेंस। फॉर्मूला जो फोकल लेंथ का होता है वो कितना है? 1/m, एफ यानी 1/f, और f की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही है
अभी दोनों को डिवाइड करेंगे तो फोकस कितना आ जाएगा आपके पास, -4 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4 मीटर। ओके, कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया। कॉनकेव लेंस का हम लेकिन यूज कहाँ करते हैं, जब भी कॉनकेव लेंस आ गया तो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं करेक्टिंग द मायोपिया, यानी शॉर्ट साइटेडनेस में इसका यूज किया जाता है। और जो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन पूछा था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, अगर f1 2f के बीच में रखा जाएगा ऑफ द कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, स्मॉलर इन साइज होता है, क्योंकि कॉनकेव में हमेशा यही होता है कंडीशन, यानी कॉनकेव में कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनती। इट अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्या बनता है, सेम साइड में बनता है, ऑब्जेक्ट जिस साइड में होता है ना उसी साइड में ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है। तो ध्यान रखना, किसी को भी अगर कोई डाउट होता है वो पॉज करके इसको कमेंट में सेक्शन में लिख देगा, बताएगा कि इसको क्या चीज़ में कंफ्यूजन आ रही है, और इसको कंप्लीट करना कंपलसरी है, सभी को करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप में आ रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, वायर की जो रेडियस है इतना दिया, उसका रेजिस्टेंस है 7 ओम। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द वायर, यानी रेजिस्टिविटी देखा जाए तो वो कितना है, 44 इंटू 10⁶ ओम मीटर। तो कैलकुलेट करना है आपको, लेंथ निकालना है उस वायर की, लेंथ कितनी होगी। तो देखो आपके पास गिवन क्या है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 7 ओम, ठीक है। फिर रेडियस कितना, 0.01 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले मीटर में, तो ये मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है 1 इंटू 10⁴। और जो रेजिस्टिविटी है रो, उसकी वैल्यू कितनी है, 44 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। अब जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा है, इसलिए ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यूजिंग द फॉर्मूला रो R इज इक्वल टू रो L/A। तो इसमें आपको सबको वैल्यूज को डालना है, इसमें निकालना है कि आपको लेंथ निकालना है। अगर ये जो रो R इज इक्वल टू दिया है रो L/A, तो यहाँ से अगर आपको इसकी लेंथ को निकालना है, इस लेंथ की वैल्यू को निकालना है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू RA/रो, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज को निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको एरिया आपको नहीं पता, क्योंकि एरिया नहीं पता, तो एरिया ध्यान रखना, एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि वायर सर्कुलर फॉर्मेट में होता है तो πr² को यूज करना है, और उसमें बाकी सारी वैल्यूज को उठा के रख दोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लेंथ की 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जस्टिफाइड करना है, मतलब खुद करके देखना है, ध्यान रखना, आप जब तक करके नहीं देखोगे आप तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए करना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला कि कमेंट सेक्शन में लिखते भी जाना, जहाँ पे भी डाउट हो, जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो उसमें कमेंट सेक्शन में लिखना जरूरी है, बताना है कि कहाँ पे डाउट आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। द थर्ड वायर ऑफ द अर्थ, द थर्ड वायर ऑफ द अर्थ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। 3 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, फेज होता है, और एक अर्थिंग होता है, इसको जस्टिफाइड करना है। और लिस्ट 2 प्रिकॉशन, आपको 2 प्रिकॉशंस भी बताना है, टेकिंग टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। द थर्ड वायर यानी तीसरा जो वायर होता है उसको हम अर्थ वायर बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंस होता है डोमेस्टिक एप्लीकेंस में फॉर सेफ्टी के लिए, ध्यान रखना ये सेफ्टी के लिए यूज आता है। एंड इट प्रोवाइड द पाथ ऑफ लीकेज ऑफ करंट फ्लो सेफली टू द ग्राउंड। अगर हाई वोल्टेज आता है तो इसको दोबारा से ग्राउंड में पास कर दिया जाता है, और जिससे प्रिवेंट होता है, शॉक वगैरह नहीं लगता, झटके नहीं लगेंगे। एंड द एप्लीकेंस मेटल बॉडी बिकम्स लाइव ड्यू टू अ फॉल्ट, यानी फॉल्ट होने से उसमें वायर कट जाता है, उसकी वजह से होता है। और इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम द एक्सीडेंट, अब उसके एक्सीडेंट ना हो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज किया जाता है थर्ड वायर को, यानी ग्रीन कलर का वायर होता है। अब इसके 2 इक्वेशन जब लिखने हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक के, अवॉइड कनेक्टिंग टू मच हाई पावर एप्लीकेंस टू द सिंगल सॉकेट, यानी एक ही सॉकेट में आपको बहुत सारे डिवाइसेस को नहीं लगाना, जैसे मल्टी स्विच लगा देते हैं हम लोग, तो मल्टी स्विच का यूज नहीं करना है। स्टेटमेंट पे फोकस करना, आपको याद करना पड़ेगा इनको। एंड ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट फ्यूज ऑफ और सर्किट ब्रेकर टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट फ्लो, यानी एमसीबी वगैरह होता है या फ्यूज वायर होता है, इन सब का यूज करना चाहिए ताकि इसको करंट को ओवरफ्लो को ब्रेक किया जा सके या रोका जा सके। ध्यान रखना सभी को ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वीडियोस चाहे आपको बार बार देखनी पड़े, पॉज करके देखने पड़े, इसी तरीके का पैटर्न होता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी को इसको फॉलो करना है और इसी वे में आपको लिखना भी पड़ेगा।
ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस के तौर पे आपको सभी को ये कंपलसरी है, इसको करना है। चाहे आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, पॉज करके देखो, उसको रिपीट करके देखो, लेकिन ये कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। तभी आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो सकते हो। इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। ये जो कॉपी से देख के कर लेते हो ये काफ़ी नहीं है, इससे मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसलिए इसको करना पड़ेगा। सेक्शन डी पे आ जाओ। 34 एंड 36 है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन ये पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। व्हाट इज मेंट बाय द होमोलोगस सीरीज क्या होती है ऑफ द कार्बन कंपाउंड, एंड उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन के 2 मेंबर्स के फंक्शन ग्रुप को आपको लिख के दिखाना है। और उसके साथ साथ राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को आपको रिएक्ट करना है, किस किस के रिएक्ट करना है, एक बार आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है और एक बार आपको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करना है। और नेम द प्रोडक्ट इन ईच केस और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन का स्ट्रक्चर भी देखो पूछा गया है, तो इस पर भी फोकस करना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंजीन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। या फिर इसके अलावा एक और पार्ट में क्वेश्चन दिया है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना है इथाइन का, और ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसका। या फिर राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन करना है, इथेनॉल का किसके साथ करना है, एक बार सोडियम मेटल के साथ करना है। ये रिएक्शन ऑलरेडी लिखवाया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसको फिर से लिखना है, याद करना है। और इथेनोइक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में इसको लिखना है। और उसमें प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन, यानी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है जितने भी आप इसके बारे में जानते हो, रिएक्शन के बारे में जानते हो। इसलिए ध्यान रखना, ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी। नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, लेकिन कॉपी करना है आपको और याद भी करना है। ओके, तो पहले में होमोलोगस सीरीज लिखेंगे ऑफ द ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी होती हैं, एंड विच द 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय, यानी ये डेफिनेशन है होमोलोगस सीरीज की, डिफर बाय CH2 एंड ईच डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर 14 यूनिट। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है 14 यूनिट का होता है। All the member of homologous series follow the general formula, shows a gradually change in physical properties। उनके physical property में changes आती है। The consecutive homologous series of ketone, जो कीटोन के बारे में पूछा गया था, वो 2 कंपाउंड आपके ये हैं, एक है C3H6O और एक है C4H8O। ओके, देखो इथेनोइक एसिड को रिएक्शन कराना था। इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्शन करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना दिया, सोडियम इथेनोइड प्लस वाटर। ये फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास। यानी इथेनोइक एसिड को जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम इथेनोइड प्लस वाटर है। ये ध्यान रखना, सभी को लर्न करनी है, याद करनी है। ये इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जब आप रिएक्ट कराओगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रिक H2SO4 तब ये फॉर्मेशन होगा इथाइली इथेनोइड और साथ में रिलीज होगा वाटर। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस पर ध्यान देना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको रट्टा मार लेना, याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, यूज आता है। इसके बाद आपको ये भी पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथाइन का जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथाइन का निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये जो आपका ना, ये ध्यान रखना, इसके कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए और हाइड्रोजन को तो सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन का ये ऊपर बनाया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है और कॉपी में। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है, व्हेन सोडियम को, जब सोडियम मेटल को हीट अप करेंगे या मिक्स अप करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। फॉर्मूले पे ध्यान, फंक्शन याद रखना पड़ेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उसी तरीके से अगर इसी इथेनोइक एसिड को और अगर आपने इथेनॉल के साथ रिएक्शन किया होता इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रिक H2SO4 तो आपके क्या बन जाता, इथाइली इथेनॉइड का फॉर्मेशन होता। और ठीक है, इथाइली इथेनॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कंपाउंड पूरा नीचे दिख रहा है ना, ये इथाइली इथेनॉइड है। तो इसको रिएक्शन को याद करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ रिएक्शन आपके लिए कंपल्सरी है, याद करना ही पड़ेगा। फिर है इथेनॉल, नाश्ता है इथेनॉल को अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हीट अप करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एसिटिक एसिड का। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड थे ना, क्वेश्चंस पहले लिखना है, फिर आंसर्स लिखना है, और इनके रिएक्शंस को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं अभी थोड़े से, तो पहले वीडियो काफी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा।
ज़रूरी भी है, पैटर्न को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और क्वेश्चंस के प्रोडक्ट को ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन है, उसमें कितनी वर्डिंग लिखनी है, कितना बड़ा इसको लिखना है, और कितनी लेंथ में होना चाहिए, और सफिशिएंटली आंसर होना चाहिए। एनालाइज द गिवन सिचुएशन एंड इंटरप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ रीजन फॉर ईच। आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की डिफिशियंसी इन द डाइट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीज डिसीजेज ऑफ swollen neck in a person। ये रीजन बताने हैं इसके। सम पीपल्स इन द पॉपुलेशन में हैव वेरी शॉर्ट हाइट, ड्राफ्ट होते हैं, कुछ लोगों की हाइट कम होती है, ऐसा क्यों होता है? एंड द फेशियल हेयर डेवलप्ड इन द बॉयज एट द एज ऑफ 10 to 12, बाल क्यों आ जाते हैं 10 से 12 साल की उम्र में लड़कों के ऊपर? एक्सप्लेन टू रीजन, अब इसमें 2 रीजन और बताने हैं। विच नेसेसिटीज द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं ये क्यों जरूरी होते हैं? और भी क्वेश्चन है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में करके पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना, अलग अलग करके ही याद भी करना है आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है, और फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और फ्लो डायग्राम के साथ बताना है। एंड शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ नर्व सिंपल्स फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, से कहाँ मूव करके जाता है। तो ये सब की डेफिनेशंस यानी आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं, लेकिन फिर कहूँगा कि याद करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से आपको लो थायराइड हो जाता है, हार्मोन्स के प्रोडक्शन नहीं होता, एंड थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, रिजल्टिंग द गॉइटर, गॉइटर वाली डिसीज हो जाती है, यानी नेक में स्वेलिंग आ जाएगी। और जो शॉर्ट हाइट की बात की गई थी, शॉर्ट हाइट या फिर इसको शॉर्ट हाइट को क्या बोलते हैं, ड्राफिज्म भी बोलते हैं, इज ऑकर ड्यू टू द लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो ना कम रिलीज होते हैं, और वो भी कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से द हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी ग्रोथ, और ये हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ होती है। एंड द डिफिशियंसी, और इसकी अगर कमी हो जाए ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बचपन में ही, तो लीड्स टू द स्टर्न ग्रोथ एंड शॉर्ट स्टेचर, यानी उसकी हाइट ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। और जो बालों की बात की गई थी, बॉयज के 10 से 12 के लड़कों के में बाल आ जाते हैं, एंड दिस फेशियल हेयर जो फेस पे आवा मतलब जो बाल बनते हैं 10 से 12 साल में, बिकॉज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, ये किसकी वजह से होता है? प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एडल्ट हो जाते हैं, टेस्टिटोरिन एंड मेल हार्मोन रिलीज बाय द टेस्टी ड्यूरिंग द पुबर्टी। तो ये जो हार्मोन्स है टेस्टिटोरिन, ये फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर बॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी मॉस्टेज और बियर्ड का फॉर्मेशन होता है। द टू रीजन फॉर द नेसेसिटी ऑफ द केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस को और ऑर्गन को आपस में इंटरेक्ट करना, उनके बारे में बताना या कम्युनिकेट करना, इसके लिए ये जरूरी होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम, कोऑर्डिनेट करना, एक साथ उसको मिला के रखना, इधर उधर ना मूव करे, तो मतलब कोऑर्डिनेट करना, उसमें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसपोर्ट करना। एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और अलग अलग बॉडी के पार्ट से उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट में जो पूछा था वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, ये जो वॉलेंट्री एक्शन होता है वो कंट्रोल करता है बाय द ब्रेन एंड कैन बी परफॉर्म एट विल। जब भी हमारी इच्छा होती है हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, जैसे हमें वॉकिंग करनी है तो वॉकिंग करने के लिए हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन होता है ना, हैपन ऑटोमेटिकली, वो अपने आप होता है विदाउट द अनकॉन्शियस कंट्रोल, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे उसमें ब्रीथिंग आता है, ब्रीथिंग पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हार्ट बीट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एक्सपोजर में आता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक, अपने आप होता है, क्विकली होता है, बहुत जल्दी। एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस दैट डज नॉट इन्वॉल्व द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन में कोई भी सोचने का काम नहीं होता। पाथ अगर देखा जाए ना, पाथ का मतलब रास्ता जो होता है नर्व इम्पल्स का, एक रिफ्लेक्स आप में सबसे पहले क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, यानी सेंस ऑर्गन है रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जाता है सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पार्ट में मूव करेगा नीचे, सेंसरी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा,
जो कि रिले न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसके पास जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर के पास जाएगा, यानी जो मसल्स होती है हमारी, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी पार्ट देख रहे हो, रिसेप्टर्स, सेंसरी ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, ये सारे पार्ट्स के थ्रू होता हुआ है तब जाके हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसी ऑर्डर में आपको लिखना भी है और याद भी करना है। ओके, 36 क्वेश्चन है। 36 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, नीचे जो डायग्राम दिया है और उसको कंपेयर करना है, और स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द थ्री मीडियम ABC एंड आल्सो जस्टिफाइड योर आंसर। तो आपको जो मीडियम दिख रहा है मीडियम ए, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, और ये जो लाइट जिसमें जा रही है वो भी मीडियम अलग है। रीड्रॉ द पाथ ऑफ लाइट, यानी दोबारा से बनाना है थ्रू द थ्री मीडियम। इफ द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट होती है और फॉल करती है बी की तरफ, और obliquely the optical density of the medium B is made more than A and C। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है किसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ B is more than A and C। तो रे फॉल्स फ्रॉम मीडियम A टू मीडियम B जाती है, तब क्या कंडीशन बनेगी उसको एनालाइज करना है, उसके बारे में आपको आंसर बताने हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है एनालाइज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द शोइंग द वेरिएशन इन इमेज डिस्टेंस with object distance in case of convex lens and answer the question without doing any calculation। तो बिना कैलकुलेशन किए इनके आंसर्स बताने, जो नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके सभी के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको फोकल लेंथ बताना है इस लेंस का, एंड गिव रीजन बताना है, मैग्निफिकेशन बताना ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द ऑब्जर्वेशन 3। फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन, केसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज सेम, लिस्ट टू डिफरेंस ऑफ इन द इमेजेस फॉर्म इन दीज टू केसेस, दोनों केसेस में क्या क्या डिफरेंस आता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो क्वेश्चन पे फोकस करना, सबसे पहले क्वेश्चन को ही फोकस करना है, उसके बाद इनके आंसर्स पे जाना है आपको। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट in A and B is same, whereas the speed of light in C is greater than that of A and B। लाइट की स्पीड क्या है सबसे ज्यादा किसमें? C में। तो जो स्पीड है ना वेलोसिटी A के अंदर और वेलोसिटी B के अंदर, वेलोसिटी जो है A के अंदर वो हमेशा इक्वल आएगी वेलोसिटी ऑफ B से और वेलोसिटी ऑफ C से, ठीक है, हमेशा बड़ी आएगी इसके। तो द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए एंड बी इज द सेम। ऑप्टिकल डेंसिटी देखो ए और बी का वो सेम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी सी का क्या है? इज लेस देन ए एंड बी, ए और बी से कम है। सिंस द रे ऑफ लाइट डज नॉट बेंड एंड पासिंग फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ये ज्यादा बेंड नहीं हो रहा है, इट शोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। अगर दोनों में से किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता है, मतलब दोनों का सेम है। अ रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर अवे जाती है नॉर्मल से दूर जाती है, पासिंग फ्रॉम बी टू सी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी इज, तो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? लेस देन ए एंड बी, ए और बी से। दिस इज बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो लाइट के मीडियम में जो था उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और व्हेन द रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल since B is now more optical than A। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? B ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर हो जाएगा देन A। और इसका डायग्राम भी देखो नीचे बना के दिखाया हुआ है, यही डायग्राम है, ठीक है। तो रे देख लो किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ से आई रेज यहाँ से एंटर करेगी, फिर यहाँ रिफ्रैक्ट करेगी, और ये एमरजेंट रे होगी जो बाहर की साइड निकाले जाएंगे। बिकॉज द रेज राइट फ्रॉम A to B and B to C, boundaries is passed through the three medium at the normal edges 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे पास करोगे, इट डजंट रिफ्रैक्ट और बेंड। तो ये देख रहे हो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, जैसी गई थी वैसी की वैसी ये बाहर एग्जिट कर जाएगी। पासेस थ्रू द मीडियम ए एंड बी इनटू द मीडियम सी रिगार्डलेस ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ भी हो, 90 डिग्री के एंगल पे होने की वजह से इट पासेस स्ट्रेट थ्रू द मीडियम ए टू मीडियम बी। और इस तरीके से ये फिगर भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, ओके। तो इसी से एक और सेक्शन है अभी बस, उसके बाद एंडिंग है। तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 20, यानी फोकल लेंथ इसकी 20 दी हुई है। बिकॉज द ऑब्जर्वेशन जो ना 4
the object distance is 40 centimeter from the image distance is plus 40 centimeter. Convex lens, the object and images distance are equal. Object की distance और image की distance equal है. The object is at 2f, meaning twice the focal length. इसका मतलब क्या होगा? Twice the focal length. Therefore the focal length is 20 centimeter. Magnification कितना हो जाएगा? वो आपके पास क्या आ जाएगा? 3. मैग्निफिकेशन का होता है v by u, यानी v by u. इस फॉर्मूले को यूज करोगे आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? 2. तो मैग्निफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑब्जर्व इन 1 एंड 2 इज न्यूमेरिकली सेम बट इज डिफरेंट. लेकिन डिफरेंट ना ऑब्जर्वेशन में 1 में क्या मिलेगा? इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वेशन टू द रियल इन्वर्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस के दूसरी साइड में ये मिलेगा. ओके, तो अब आपके पास लास्ट सेक्शन बन गया ई वाला सेक्शन. इसमें भी आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कंबाइनिंग कैपेसिटी. एंड ऑल्सो रिलेटिवली एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटिंग आउटर सेल, दैट इज टू ऑब्टेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. दिस में आइदर थ्रो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये सब किसकी वजह से होता है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एलिमेंट ए हैज एटॉमिक नंबर 16. अगर कोई एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, हाउ विल बी अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन? कैसे अटेन करेगा? दूसरा क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ सिंगल डबल कोवलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन. ब्यूटीन जो दिया है इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन. अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से एमोनिया का फॉर्मेशन बताना है, कैसे एमोनिया का बनता है. यानी ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दिए हुआ है, तो ज्यादा लंबे नहीं होते. व्हाई डज द कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन अदर कार्बन एटम विद द अदर एलिमेंट? या कार्बन के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्यों करता है? अब देखो इनके आंसर. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट ए अगर देखा जाए तो उसका क्या है? 286. तो अगर इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाना है तो ये कॉन्फिगरेशन उसका कितना होना चाहिए? 288. तो इसके लास्ट में कितना है? 6. इसके लास्ट में कितना है? 8. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते तो ये कंप्लीट कर लेगा अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इसको बनाने के लिए. और जो जो ब्यूटीन है, ब्यूटीन का अगर बनाया जाएगा उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? सिंगल कोवलेंट में CH के बॉन्ड में भी जो सिंगल बॉन्ड आते हैं, CC के बीच में बॉन्ड आते हैं, और डबल बन जाएगा जब ब्यूटीन 1 के बीच में आते हैं और कार्बन के बीच में बॉन्ड आएगा. ठीक है, तो ये आपको बना के, फिगर्स को बना के ही आपको पता चलेगा, बिना बनाए नहीं मिलेगा. अगर किसी का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा? 2 5. और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1. हाइड्रोजन का 1 होता है, और तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1. और इन दोनों को जब मिक्सअप कर जाएगा ना, तो अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैस में नीड 3 इलेक्ट्रॉन. यानी इसको कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. इसको क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे. तो ये शेयरिंग करके देखा, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम है, इन्होंने आपस में शेयर करके देखो कुछ इस तरीके से पूरा एमोनियम मॉलिक्यूल बना के तैयार कर लिया. तो यहाँ ध्यान रखना है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, वो कोवलेंट बॉन्ड कितना बन रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन ही हैं सारे के सारे, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और लिखना है. कार्बन के बारे में अगर कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड कैन नॉट बी इजीली गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन. इसलिए आराम से इलेक्ट्रॉन को ना तो वो देता है ना लेता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम टू कंप्लीट इट ऑक्साइड. और क्या बना देता है? कोवलेंट बॉन्ड. तो ये हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का है 38 में. इन ह्यूमन बींग्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ देखना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स में अगर मिक्सअप हो जाते दोनों का तो 46 क्रोमोसोम्स होता है. लेकिन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना 2 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं. क्रोमोसोम सेक्स के कहलाते हैं. द सेक्स क्रोमोसोम्स आर 2 टाइप. ये 2 टाइप के होते हैं. एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है, एक वाई क्रोमोसोम्स होता है. जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड यानी प्रेगनेंसी में डिसाइड करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. इन अदर वर्ड, एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इन द सेक्स. क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट चाइल्ड decide whether the newborn will be a boy,
और गर्ल, बॉय या गर्ल्स होने के लिए ये जो 22 क्रोमोसोम तो मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स ऐसा होता है जिसकी वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि वो मेल बनने वाला है या फीमेल बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि बताओ क्रोमोसोम्स होते क्या है। पहले क्या पूछा गया, क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, और दूसरे में फिर आपको पूछा गया है कि वाई, पहले क्वेश्चन में देखो क्रोमोसोम्स से पूछा वाई द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल कॉल्ड मिसमैच्ड पेयर, और मिसमैच पेयर क्यों होते हैं, शो दैट विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम के बना के आपको दिखाना है बॉय और गर्ल्स के बारे में, जिसकी चांसेस 50-50% होती हैं। और उसके साथ में ये भी पूछा है मेंशन 2 एग्जांपल ऑफ एनिमल्स वेयर द सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली लाइक ह्यूमन बीइंग्स, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन दीज एनिमल्स। क्रोमोसोम्स के बारे में पहले सुन लो। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए के बने होते हैं एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है सेल के, एंड दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइन द ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गन, जो आपको इस ऑर्गेनिज्म के ट्रेट के बारे में बताता है। और फिर ह्यूमन मेल जो होता है, सेक्स हार्मोन्स आर डिजाइन एज एक्स एंड वाई, द एक्स क्रोमोसोम्स इज significantly large than the Y chromosome. X chromosome बड़ा होता है as compared to Y chromosome because they are of different size, क्योंकि ये अलग अलग साइज के होते हैं, and carry the different gametes, और जीन्स भी अलग अलग कैरी करते हैं, and they are considered as mismatched pair, क्योंकि उस मेल में क्या है एक्स एंड वाई होते हैं, तो दोनों अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए मिसमैच हो गया। लेकिन फीमेल की बॉडी में क्या होता है, दोनों सेम टाइप के होते हैं, एक्स एक्स का, तो वो सेम टाइप के क्रोमोसोम्स में काउंट हो जाता है। अब ये आपको ये दिखाया हो ना, स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इसको फॉर्म करना है, बनाना है। ये आपका गैमेट्स है, ये आपने ऑलरेडी बुक में भी देख रखा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी करना है आपको, सेम बनाना है। ठीक है, इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल में सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली लाइक ह्यूमन, इंस्टेड दे आर रिले ऑन इन्वायरमेंटल क्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं, सम अदर टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, the temperature at which the fertilized eggs are kept decided, यानी टेम्परेचर से पता चल जाता है whether the developing animal will be a male or a female। ठीक है, टेम्परेचर कहते हैं। snail is in snail individuals can change the sex during their lifetime, यानी अपने लाइफ टाइम में कभी भी ये अपने आप को बदल सकता है, मेल में भी कन्वर्ट हो सकता है या फीमेल में भी होता है। ये जेनेटिकली फिक्स नहीं है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये कभी भी अपने मेल फीमेल को जीन्स को चेंज कर लेता है। ओके, तो अब जो आपके पास क्वेश्चन आने वाला है वो शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, 39 क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, अ स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और बाय कन्वेंशन द फील्ड लाइंस एमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एमर्ज आउट ऑफ द साउथ पोल। वाई, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देना है, और रिलेशन निकालना है बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिग्रीज ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, और ये भी बताना है साथ में नो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं कटती एक दूसरे को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, और मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, हमेशा पूरे यूनिफॉर्म में कहता है रीजन में बराबर होता है, और उसका डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है, बनाना है। रिप्रेजेंट का मतलब उसको डायग्राम को भी बना के दिखाना है। ठीक है, उसी के बेसिस में थोड़ा सा क्वेश्चन और भी हैं यहाँ पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखेंगे और ध्यान रखिएगा। सभी से फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है, जितनी बार आपको पॉज करके देखना हो, जहाँ पे भी डाउट हो आपको कमेंट में लिखना है, उसके बाद पूछना है कि कहाँ पे आपको क्या डाउट लग रहा है, किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पैटर्न भी बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड का, और उसके बाद फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड भी रिप्रेजेंट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टेकन टू इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इमर्ज एट द साउथ पोल, बिकॉज इसका रीजन क्या है, मैग्नेटिक कंपास नीडल एलिगेंट अलोंग द फील्ड डायरेक्शन, एंड फील्ड के डायरेक्शन में होते हैं हमेशा मैग्नेटिक कंपास, एंड नॉर्थ पोल पॉइंटेड अवे फ्रॉम द मैग्नेट नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या होगा, दूर भागेगा नॉर्थ पोल से, और या कह सकते हो कि टुवर्ड द साउथ पोल। दे शो द फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, इसी वजह से वो नॉर्थ से मूव करता हुआ कहाँ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
वेयर द लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर, जहाँ पे ये लाइन्स बहुत क्लोज होंगी, समझ लेना द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। एज दे आर फार अपार्ट, तो वो फील्ड क्या हो जाएगा, वीक फील्ड कहलाएगा। और उसके बाद आता है टू मैग्नेटिक फील्ड, ये रीजन अक्सर पूछा जाता है, टू मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्ट करते हैं, देयर वुड बी टू पॉसिबल डायरेक्शन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, दो डायरेक्शन बन जाएंगे, वो जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है, यानी एक चौराहे पे खड़े थे आप, दो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट कैन ओनली हैव वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन हो सकता है। The uniform magnetic field is represented by parallel and equally straight lines से इंडिकेट किया जाता है या दिखाया जाता है, जैसा कि ये फिगर में आपको दिखाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये आपका सेलेनॉइड का फिगर दिखा है, जिसमें एक सेलेनॉइड है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो मूव करती हुई जा रही है, ठीक है। इनसाइड द सेलेनॉइड, यानी सेलेनॉइड के अंदर देखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, एक तरीके से ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं ऐसे, और क्लोजली स्पेस्ड इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहता है। सभी को, यानी ऑल सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि ये सब कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में करना है और याद भी करना है, पैटर्न को समझना है, मतलब कोई सा सेक्शन आएगा तो उसमें कितनी वर्डिंग्स लिखनी है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन पे फोकस करने के लिए सभी को डू इट इन योर नोटबुक, नोटबुक में आपको लिखना है ये सारी चीज़ें, ध्यान रखें। कोशिश करनी है मंडे तक आपको इसको कंप्लीट करके लाना है, और लर्न इट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लर्न इट फॉर टेस्ट, इसी पूरे को दोबारा से करके देखना और ये टेस्ट के लिए तैयार रहना। ओके, सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आपको ना समझ आए उसको दोबारा से रिपीट करना है, रिवाइज करना है, बार बार देखना है, अटेंड करना है, जहाँ पे कोई डाउट आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और इसको रिपीट जरूर करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ इसको शेयर करो और अपने दोस्तों को पहुँचाओ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जितनी बार आप देखोगे आपको पैटर्न समझने में ईजी हो जाएगा, और बोर्ड के एग्जाम में और भी ईजी हो जाएगा। जो आपके प्री बोर्ड्स होने वाले हैं उनमें भी आपको इसी तरीके से पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है।